गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की चर्चा करते समय हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत 3 फेजेज में एनपीओ हम तैयार करते हैं, जिसमें पहली चीज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स बनाते हैं, जो पीछे स्टार्टिंग में हमने चर्चा की थी। दूसरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में पीछे हमने 2-3 क्लासेज लिया था, जिसमें चर्चा किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, उसके सारे मेथड्स की चर्चा हमने की थी, आइटम्स की चर्चा भी की थी, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स की भी चर्चा हम लोगों ने की थी। तो इस प्रकार से इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाया जाता है, तो पिछले 2-3 क्लासेज में हमने चर्चा किया था। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाने के बाद नाउ तीसरा थर्ड फेज इज बैलेंस शीट। पिछले 11th क्लास में हम लोगों ने बैलेंस शीट पर चर्चा किया था। जब किसी भी इंटरप्राइजेज के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट की जानकारी प्राप्त करने के लिए उस फर्म की, उस इंटरप्राइजेज के बैलेंस शीट तैयार करने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी हम बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं। बैलेंस शीट का निर्माण करने के लिए किसी खास पर्टिकुलर डेट को ये बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैलेंस शीट, जिसको हम हिंदी में आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, तो बैलेंस शीट का निर्माण किसी पर्टिकुलर डेट को किया जाता है, किसी खास तिथि को किया जाता है। या यूं हम कह सकते हैं कि बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में बनाई जाती है। अमूमन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत बैलेंस शीट का जो निर्माण हम करते हैं, वो ये दिखाने के लिए की जाती है, यह बैलेंस शीट इस चीज को दर्शाता है कि इस अकाउंटिंग ईयर में, पिछले अकाउंटिंग ईयर्स के अंतर्गत इस ऑर्गेनाइजेशंस का, अर्थात इस एनपीओज के बैलेंस शीट की क्या पोजीशंस है, इसकी क्या वित्तीय स्थिति है, इसकी जानकारी के लिए हम लोग बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं। जब बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो बैलेंस शीट के अंतर्गत पिछले क्लास में या पिछले 11 में भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि बैलेंस शीट का जो निर्माण किया जाता है, उसमें लायबिलिटीज और एसेट्स, इन 2 चीजों का कैलकुलेशन किया जाता है। इन्हीं दोनों चीजों की मूल्यांकन की जाती है, लायबिलिटीज की और एसेट्स, ये 2 चीजों का निर्माण किया जाता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे, इसमें भी 2 चीजों का हम मूल्यांकन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, जिसमें फर्स्टली एसेट्स के बारे में और दूसरी लायबिलिटीज के बारे में। ये 2 चीजों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। एसेट्स में नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी तरह के एसेट्स यूज किए जाते हैं, जो भी लायबिलिटीज होती है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, इन सारे लायबिलिटीज को भी दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट जब निर्माण हम करेंगे, तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कैपिटल फंड की। आपको पता होगा पीछे भी जब 11th में हम लोग बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, उस बैलेंस शीट में भी जब हम बना रहे थे, तो सबसे पहले कैपिटल, ये हमारा लायबिलिटी साइड, अभी थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको, ये लायबिलिटी साइड, इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक रफली बताते हैं। तो पीछे जो हम पढ़ रहे थे बैलेंस शीट, उसमें भी लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल हम लोग लिखते थे, और कैपिटल में ऐड की जाती थी नेट प्रॉफिट, ऐड की जाती थी, और लेस किया जाता था नेट लॉस। ये तब
जब 11th में बैलेंस शीट हम लोग पढ़ रहे थे किसी फर्म का, किसी इंटरप्राइजेज का बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, तो उसमें सबसे पहले कैपिटल। ठीक इसी प्रकार से जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का बैलेंस शीट का निर्माण करेंगे तो इसके अंतर्गत भी हमें सबसे पहले कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करना है। अब इस कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल फंड। तो सबसे पहले हम कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करेंगे। कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करने के बाद हम कैलकुलेशन करते हैं जैसे जनरल जो हम किसी भी फर्म का बैलेंस शीट बनाते थे उसमें हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें मिलता था नेट प्रॉफिट आइदर नेट लॉस। ठीक इसी प्रकार से जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कैपिटल फंड निकालने के लिए जैसा कि आपने देखा टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, जब कैपिटल फंड निकल जाएगा तो कैपिटल फंड में ऐड की जाती है ये दो चीजें ऐड की होंगी, सरप्लस और लेस की जाती है डिफिसिट। ऐड करेंगे हम लोग सरप्लस और लेस करेंगे डिफिसिट। तो सरप्लस या डिफिसिट ये दोनों चीजें हमें मिलती है, पिछले क्लास में हम पढ़े थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाते हैं तो इससे हमें मिलता है सरप्लस और डिफिसिट। इसी सरप्लस को अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में सरप्लस निकलता है तो इस सरप्लस को हम ऐड करते हैं कैपिटल फंड में, या अगर डिफिसिट निकलता है तो डिफिसिट को हम लेस करते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले हम कैपिटल फंड का निर्माण करेंगे जिसका नेम फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो निकलेगा हमारा कैपिटल फंड। अब ये निकालने के बाद हम लोग चले आते हैं बैलेंस शीट पर और क्या क्या इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कैपिटल फंड, इसमें ऐड करेंगे हम लोग सरप्लस, लेस करेंगे हम लोग डिफिसिट। जैसे मान लिया जाए कैपिटल फंड अगर निकालना है, और एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। और एग्जाम्पल कैसे निकालेंगे हम लोग कैपिटल फंड, तो मान लिया जाए कि किसी फर्म का दिया हुआ हो सिचुएशन लैंड एंड बिल्डिंग, मान लिया जाए 50,000, फर्नीचर अगर दिया हुआ हो 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर 30,000 सपोज कीजिए। या तीसरी चीज और अपने लोग इसमें मशीनरी ये दिया हुआ हो 60,000। ये सिचुएशन हो गया हमारे एसेट्स के। दूसरा सिचुएशन लायबिलिटी, ये दिया हुआ होगा लायबिलिटीज का, ये सिचुएशन अगर दिया हुआ हो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। तो इस कंडीशंस में सपोज कीजिए कि अगर एसेट्स की पोजीशन ये हो, लायबिलिटीज की पोजीशन ये हो, तो इन कंडीशंस में हम टू फाइंड आउट कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए हमने कहा अभी ऊपर में आप लिख सकते हो कैपिटल फंड यहाँ लिख दीजिए, इधर लायबिलिटी
अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। फर्नीचर 30,000 and machinery 60,000. That is the 1,40,000. Here 1,40,000. So balancing figure is called capital fund. ये हमारा हो सकता है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर 80,000। 80,000 दिस इज कॉल्ड कैपिटल फंड। इस प्रकार से हम कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है। नाउ यस, तो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। सबसे ऊपर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट बनाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का पहले नाम लिख देना सबसे ऊपर में। देन नीचे लिखो बैलेंस शीट एज एट डेट मेंशन होगा, सच एज 31 मार्च 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर आप लिख दो 31 मार्च 2020। ये मेंशन करेंगे जिस पार्टिकुलर डेट को बैलेंस शीट बनाई जाएगी उस पार्टिकुलर डेट का यहाँ मेंशनिंग होगा। देन जो पीछे भी आप जानते हो इस साइड में लायबिलिटी, लेफ्ट साइड जो भी लायबिलिटी होंगे अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन लायबिलिटी साइड, लेफ्ट साइड चलते हैं। सबसे पहले कैपिटल फंड जिसका कैलकुलेशन हम करेंगे, या मे भी ऐसा भी हो सकता है कैपिटल फंड दिया हुआ हो आपको। अगर दिया हुआ है तो सीधे कैपिटल फंड यहाँ हम पुट करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो दिए हुए इंफॉर्मेशन से कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करेंगे। कैपिटल फंड का दूसरा नाम जनरल फंड होता है, या तो कैपिटल फंड या जनरल फंड जो भी नाम से हो। उसको सबसे पहले यहाँ इनर कॉलम में इसका ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो दिखाएंगे। इसमें हम ऐड करते हैं सरप्लस, अभी चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले हम। ये सरप्लस और डिफिसिट ये दोनों चीज आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद। तो अगर सरप्लस आता है तो इसको ऐड किया जाए, अगर डिफिसिट आता है दोनों से कोई एक होगा, आइदर सरप्लस आइदर डिफिसिट। अगर सरप्लस आता है तो एडिशंस करेंगे हम कैपिटल फंड में, अगर डिफिसिट आता है तो इसको हम माइनस करेंगे कैपिटल फंड से और इसको आउटर कॉलम में पुट करें। दूसरा अब बिल्डिंग फंड, कैपिटल फंड के बाद हम बिल्डिंग फंड, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी होती है। बिल्डिंग फंड में भी ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले आप लिखें, ऐड करें डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी डोनेशन अगर आया हुआ है उसको यहाँ हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग से कोई इनकम प्राप्त होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इसे भी ऐड करेंगे और बाहरी कॉलम में दिखा देंगे, आउटर कॉलम में। तीसरा है स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड इसका भी ओपनिंग बैलेंस पहले ले लेंगे हम लोग। इसमें ऐड करते हैं डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। कोई अगर डोनेशन मिला हुआ है ऑलरेडी स्पोर्ट्स फंड के लिए और ये पहले से इंडिकेट हो कि ये स्पेशली स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेटेड है, उस अमाउंट को ऐड करेंगे। क्योंकि उस तरह का जो भी डोनेशन होगा, स्पेसिफिक डोनेशन जो होगा जिसकी चर्चा पीछे हमने की थी, वो कैपिटलाइज होता है एंड इट इज गोइंग टू बैलेंस शीट एट लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड अगर कोई है इसको भी ऐड किया जाएगा, ये भी कैपिटलाइज होता है।
नाउ इन्वेस्टमेंट अगर कोई है स्पोर्ट्स फंड के लिए, ये भी कैपिटलाइज होता है और इसको भी हम इससे स्पोर्ट्स फंड के साथ ऐड करते हैं। लेस करते हैं स्पोर्ट्स प्राइजेज, अगर कोई दिया जा रहा हो तो इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट आएगा इसको आउटर कॉलम में शो करते हैं। इसके बाद करेंट लायबिलिटी, दिस इज द फिक्स लायबिलिटी, कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड एंड द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी हो सकता है, लाइक रेंट पर हो सकता है, रिपेयर्स पे हो सकते हैं या सैलरी पर हो सकता है। जो भी आउटस्टैंडिंग होगा ये दिया हुआ रहेगा, इसीलिए हमने सीधा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा है। ये जो भी जिस पर होगा उसको लिख देंगे। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एडवांस मिला हुआ है तो यहाँ उस एनपीओ के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा लायबिलिटी होता है और इसे भी हम दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में। इस प्रकार से ये लायबिलिटी साइड का हमारा आइटम होता है। अब चलते हैं एसेट साइड की तरफ। एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में जो भी फिक्स्ड एसेट हो, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये तीनों हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं। तो सबसे पहले सपोज बिल्डिंग का वैल्यू मालूम रहेगा, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, यहाँ दिखाएंगे इनकम कॉलम में। इसमें ऐड करते हैं एडिशंस, लाइक अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी जाती है अप्रैल 1 को और एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर नेक्स्ट ईयर मार्च के पहले अगर कोई और एडिशंस हो और भी कोई बिल्डिंग परचेज की गई हो उसे भी हम ऐड करेंगे। लेस करते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। कैलकुलेशन करने के लिए ये देखी जाएगी कि ये डिप्रिसिएशन कब से चार्ज किया गया है। जो जितने दिनों की, जितने अवधि की डिप्रिसिएशन चार्ज किए गए होंगे उन्हीं अवधि का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके डिप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट शो करेंगे। ठीक उसी प्रकार से फर्नीचर की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका भी ओपनिंग बैलेंस, इसमें ऐड करेंगे एडिशन। जो भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे अगर कोई एडिशन है तो ऐड कर लेंगे। लेस करेंगे डिप्रिसिएशन, जो पीछे 11th के बैलेंस शीट बनाते समय भी आप ये करते चले आ रहे हो तो कोई नई बात इसमें नहीं है। लेस करते हैं सेल वैल्यू, जितने में बेची जाती है या पार्ट ऑफ एसेट बेची जाएगी या फुल जो भी हो, जितने का एसेट सेल किया गया उसे माइनस करेंगे। फाइनल अमाउंट को यहाँ शो करते हैं। उसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन इन एरिया, एरियाज मींस आउटस्टैंडिंग। अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस है, आप जानते हो सब्सक्रिप्शन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट रेवेन्यू है। अगर आउटस्टैंडिंग है तो यह हमारा एसेट में चला जाता है और यह दिखाते हैं। उसी प्रकार से एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है कि वैसा इंटरेस्ट जो ऑलरेडी उपार्जित है, हो चुका है, अभी मिला नहीं है, ठीक नहीं मिला है, वो मिलेगा, अर्थात वो एसेट्स भी होगा और एसेट साइड में दिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस किसी भी एसेट पर हो सकता है, सच एज रेंट पर हो सकता है, रिपेयर्स पे हो सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो सकता है, सैलरी पर हो सकता है, ये किसी पर भी हो सकता है। जिस पर दिया हुआ है उसको आपको ऐसे ही दिखाना है। पहले लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस और जिस एक्सपेंसेस पर होगा उस एक्सपेंसेस का यहाँ नाम लिख करके उसका अमाउंट शो करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स के आइटम को शो करते हैं। फाइनली जैसा कि आप जानते हैं बैलेंस शीट का दोनों अमाउंट बैलेंस रहता है, इक्वल होगा। अगर इक्वल हो गया ऑटोमेटिकली तो आप ये समझे कि बैलेंस शीट आपका सही है। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो फॉल्ट कहीं भी हो सकता है, लाइक लायबिलिटी साइड हो सकता है या ऐसे साइड हो सकता है। अगर दोनों पर का अमाउंट इक्वल हो जाता है तो ये सही है, अगर इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं गलत है। तो ये सही करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसके अंतर्गत अर्थात लायबिलिटी और एसेट्स में कौन लायबिलिटी है कौन एसेट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो निश्चित रूप से गलत हो सकता है। तो इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले आप उसे देख लें अच्छी तरीके से कि ये लायबिलिटी हमारा होगा, ये एसेट्स होगा। साथ ही कैलकुलेशंस पर सबसे पहले ध्यान देंगे। कैलकुलेशन करते समय
जैसे एसेट्स का कैलकुलेशन आप करते हो, तो एसेट्स का कैलकुलेशन करते समय एडिशंस देख लेना है, डिप्रिसिएशंस देख लेना है, सेल देख लेना है। तो सही अगर कैलकुलेशन होगा ऑटोमेटिकली ये अमाउंट बैलेंस हो जाएंगे, और अमाउंट अगर बैलेंस हो गया तो आपका ओके है बैलेंस शीट। एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।